जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बेटा हम सब एंशिएंट हिस्ट्री को समझ रहे हैं। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, तो वी हैव टॉक अबाउट द 16 महाजनपद। बेटा 16 महाजनपद के शहर थे। उनमें से एक ऐसा शहर था जिसका नाम इतिहास में आज भी दर्ज है, मगध। मगध बेटा एक ऐसा राज्य जो कि प्रेजेंट डे बिहार में स्थित था। मगध की कहानी बिल्कुल अलग है बाकी महाजनपदों से। हमने पढ़ा था कैसे छोटे छोटे ट्राइब्स क्लैन रहा करते थे, फिर वो जन में कन्वर्ट हुए और फिर वो जनपद से महाजनपद यानी टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ। इस सब एक्सपेंशन के पीछे सिर्फ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो था एक ऐसे मेटल टूल का मिलना जिसे आज हम आयरन के नाम से जानते हैं। ये बेटा आयरन एज का ही पीक आने वाला था, जहां पर बहुत सारी चीजें आयरन से बनते हुए हमें दिखेंगी। बेटा आप सब यहाँ पर देख सकते हैं मगध द राइज ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मगध है, ऐसा क्यों हुआ कि इतने सारे महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही सबसे ज्यादा सुप्रीम बना। मगध ही वो जमीन है जहां पर यहां पर बहुत सारी डायनेस्टिक स्टार्ट होंगी। विल टॉक अबाउट हरण्यक डायनेस्टी, देन वी विल टॉक अबाउट शुनाक डायनेस्टी, एंड देन वी विल टॉक अबाउट नंदास, जो कि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। और बेटा इन्हीं नंदास को डिसमेंटल करके हमारे भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। So we will discuss in upcoming lectures about the Mauryan Empire in detail, but आज हम बात करेंगे इन तीन डायनेस्टीज के बारे में। और उससे पहले हम बात करेंगे कि ये मगध साम्राज्य कैसे इतना पावरफुल हुआ, क्या ऐसे रिसोर्सेस थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसने मगध को सबसे ज्यादा ताकतवर महाजनपदों में से एक बना दिया था। देखिए बेटा, आउट ऑफ 16 महाजनपद मगध इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पावर, eventually laying the foundation for India's first great empire. Yes, तो जो सबसे बड़े साम्राज्य बनेंगे मौर्यन एम्पायर, उसको ये फैसिलिटेट करता है जो कि मौर्याज और गुप्ताज है। इट वॉज नॉट एक्सीडेंटल बट द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस दैट नो अदर किंगडम कुड मैच। यस बेटा, इसमें जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और बाकी एडवांटेजेस थे जिसकी वजह से बेटा जो मगध है उसका राइज होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। बेटा स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब ये कि जहां पर मगध की बेटा कैपिटल पहले राजगृह हुआ करती थी अजातशत्रु के टाइम पे, फिर बेटा वो पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र ही आज प्रेजेंट में पटना है, बिहार की जो कैपिटल है स्टेट की, बिहार स्टेट की कैपिटल है। तो बेटा ये पटना का इतना ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रहा है। एक एंशिएंट टाइम पे ये प्लेस यहीं से गवर्नेंस होती थी पूरे पैन इंडिया एम्पायर की, मौर्यन एम्पायर की। तो जो बेटा पाटलिपुत्र है वो रिवर के किनारे बसा हुआ है, साथ साथ में वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से भी अटैच है, जिसकी वजह से रिसोर्सेस आयरन ओर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। साथ साथ में बेटा इसकी ज्योग्राफी इस तरह की कि इसके आसपास नेचुरल बैरियर है यानी माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आक्रमणकारी थे वो अटैक नहीं कर पाते थे और ये इजीली अपने आप को डिफेंड कर पाते थे। साथ साथ में बेटा हमें उड़ीसा और झारखंड के घने जंगल मिलते थे जो कि पहले इसी साम्राज्य का हिस्सा थे, मगध के पार्ट का हिस्सा थे। और उन घने जंगलों से बहुत सारा टिम्बर, लकड़ी वगैरह, बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे बेटा वॉर एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो कि इनको एक एक्स्ट्रा ड्यू एडवांटेज देते थे वॉर में बाकी अदर महाजनपद से लड़ाई करने के लिए। तो बेटा आप देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मगध वाज सिचुएटेड प्रेजेंट डे सदर्न ऑफ बिहार, बाउंडेड बाय गंगा टू द नॉर्थ एंड सोन रिवर टू द वेस्ट। दिस प्रोवाइडेड नेचुरल डिफेंस एंड कंट्रोल ओवर द वाइटल रिवर ट्रेड कनेक्टिंग नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया को जो कनेक्ट करते थे ये रिवर्स को कंट्रोल करते थे और इनसे ट्रेड और अपना व्यापार करते थे, यानी कि इकोनॉमिकली पावरफुल हो रखे थे। फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, यस, जो ये डेंस रिवर का ड्रेनेज सिस्टम था, इस ड्रेनेज सिस्टम के होने की वजह से बेटा बहुत सारा फर्टाइल प्लेन होता है। आप सब जानते हैं जो गंगा रिवर है, जैसे कोई भी बेटा रिवर है ना, लेट्स सी, जैसे कि रिवर है फ्लो कर रही है, इसमें बहुत सारी इसकी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो पानी लेके आती हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। बेटा जो आसपास का ये एरिया होता है ना, ये इस ड्रेनेज पैटर्न का बेसिन होता है। यहाँ पर बहुत सारी फर्टाइल सॉइल मिलती है। इन सॉइल में मिनरल्स की प्रेजेंस बहुत होती है ड्यू टू दिस रिवर, जो कि ये पहाड़ों से काट के लाती है। तो ये सब फर्टाइल लैंड्स थे जहां पर ये सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सकते थे। जब आपके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सरप्लस होगा तो आप ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन को उस पर सस्टेन कर सकते हो, यानी कि ज्यादा बड़ी आबादी को भी आप अच्छे से उस पर रख सकते हो। तो कह रहे हैं कि फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड था गंगा वैली में, जिसकी वजह से
फर्टाइल प्लैंड की वजह से हाई एग्रीकल्चर यील्ड होता था. दिस सरप्लस सपोर्टेड द लार्जर आर्मीज, अर्बन पॉपुलेशन एंड स्टेट रेवेन्यू थ्रू द टैक्सेशन. ज्यादा अच्छी उपजाऊ जमीन मतलब ज्यादा फसल, मतलब ज्यादा लोग रह सकते हैं, बड़ी आर्मी आप बना सकते हैं, साथ साथ में आपको टैक्स भी बहुत सारा मिलेगा जो लोग आपके एम्पायर के विद इन काम कर रहे हैं. साथ साथ में हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट उस वक्त के टूल की, दैट इज द आयरन रिसोर्स. दिस ओनली सिंगल थिंग मेड द मगध द मोस्ट पावरफुल महाजनपद आउट ऑफ all other Mahajanapads. The forest of Magad, particularly around Rajgrihe and the Chota Nagpur plateau, were rich in iron ore. तो बेटा आप सब जानते हैं, मेटलर्जी समझते हैं. आज भी हमारे आसपास जितनी चीजें हैं बेटा, आजकल हमारे रिसोर्सेज बदल गए हैं. जैसे आजकल के टाइम पे जो मॉडर्न हथियार हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मेटल्स को या उनके अलॉयज को मिला के बनता है. वैसे ही बेटा उस टाइम के लोगों को मेटलर्जी की नॉलेज थी. आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना, उससे रिफाइन करना, मेल्ट करना और फिर अपने टाइप की चीजें बनाना. तो जितने हथियार आप देखते हैं वो सब इस टाइम पे बनेंगे बेटा. बहुत सारे ऐसे हथियार हैं आयरन के जो ये लोग बनाते थे. ये कहां से एक्सट्रैक्ट करते थे? छोटा नागपुर प्लेट्यू और आयरन ओर से. आयरन वेपर्स गेव मगधन आर्मीज अ डिसाइसिव मिलिट्री एडवांसमेंट. बिल्कुल वैसी बात है जैसे आजकल न्यूक्स हाथ लग गए ना, न्यूक्लियर बम हाथ लग गया आपके. ओवर राइवल्स यूजिंग द कॉपर एंड स्टोन टूल्स. बताइए, एक तरफ जो आपकी आर्मी है जिससे आपको लड़ना है वो कॉपर और पत्थर के टूल्स लेके बैठे हैं और आप आयरन के शार्प एजेस के टूल्स लेके उनके साथ कर रहे हो. ये बेटा बात आगे भी आएगी. मगध में जब साम्राज्य चलता है तो जो हरण्यक डायनेस्टी होती है उसमें अजात शत्रु, यस, ये आपको इस व्यक्ति के बारे में मैं आगे बताऊंगा. अजात शत्रु जो थे बेटा, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर कमांडर और ये लीड करते थे अपनी आर्मी को. इनके पास बहुत सारे ऐसे हथियार मिलते हैं जैसे कि आपने वो मूवी में, बाहुबली मूवी में देखा हुआ है बेटा. उस टाइम पीरियड में जैसे बाहुबली मूवी दिखाते हैं ना कि एक कैटरपिलर है एक लोहे का जिससे लोगों को फेंका जा रहा है ना, दीवारों पे लोग चढ़ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े मिलते हैं. साथ साथ में ऐसे रथ जिसके दोनों तरफ आयरन के बड़े बड़े स्पार्क्स वो लगे हुए हैं ना, स्फेरिकल, जो कि काट रहे हैं लोगों को. बिल्कुल बेटा ना, कुछ इसको बोलते हैं भी, आई फॉरगॉट दैट नेम. अजात शत्रु ने एक ऐसा बना रखा था. तो ये सब पॉसिबल था बिकॉज ऑफ दिस आयरन रिसोर्स. सो आगे बात करते हैं यहाँ पर. यस, नेक्स्ट, वॉर एलिफेंट्स. घने जंगल थे बेटा मगध के आसपास, इसकी वजह से यहाँ से बहुत सारा रिसोर्स मिलता था. साथ साथ इनको बड़े बड़े जानवर मिलते थे जिसके हाथी है. सो डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से झारखंड और उड़ीसा में जो वर होम टू द वाइल्ड एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स बिकम डिवास्टेटिंग वेपन इन मगध मिलिट्री कैंपेन एंड फियर अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट. यस, इसकी वजह से बाकी आर्मीज में बहुत डर था कि भाई हाथियों को आप कैसे मारोगे उस वक्त, कॉपर और बाकी टूल्स लेके. और लगभग इनके पास बेटा 30,000 से ज्यादा हाथियों का पूरा अपना एक बेड़ा था जिससे की वजह से ये युद्ध करते थे. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो हियर इट इज द डायनेस्टीज दैट बिल्ड द मगध. तो बेटा अभी हम डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे द मौर्यन एम्पायर, then we will discuss about the starting from the very Chandragupta Maurya, and then we will discuss about the Bindusar, and then we'll discuss Ashoka, the great Ashoka. and वो largely बेटा हमारा main history का part है. बट उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मौर्यन एम्पायर आया उससे पहले मगध में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, छोटी बड़ी, जिसके बाद आपको ये हिस्ट्री समझने में ज्यादा आसानी होगी. तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हरण्यक डायनेस्टी थी 544 से लेकर 412 तक. बेटा जो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का अंपायर है, इट विल कम इन 321 और 322 BCE में बेटा ये आए थे. तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड है उस वक्त में हरण्यक डायनेस्टी थी. बिंबिसार इसके स्टार्टिंग में थे, रूल करते थे. फिर उसके बाद में अजात शत्रु आए. अजात शत्रु ने अपने ही पिता को मारा था और बिल्कुल सेम उनके साथ होता है, उनके बेटे भी अजात शत्रु को मार के पावर ओवरटेक करते हैं. इन्होंने कोसाला और वज्जी तक अपना साम्राज्य बनाया था और बिल्ड द फोर्ट एट पाटलिपुत्र. तो जो आज प्रेजेंट डे पटना है, पाटलिपुत्र के चारों तरफ किलेबंदी गई थी. इस टाइप के इंस्टेंस मिलते हैं. नेक्स्ट बेटा शिशुनाग डायनेस्टी थी. शिशुनाग जो था वो अपने ही राजा को मार के, एक फॉर्मर मिनिस्टर था, पावर में आता है एंड कंक्वेस्ट अवंती, एंडिंग द Pratyuday dynasty, shifted capital to Vaishali, temporarily consolidated the Magad control over the northern India. तो आप देख रहे हैं कि जो ये डायनेस्टीज हैं ये धीरे आती हैं बेटा. अजात शत्रु की बातें भी हम आगे और करेंगे, है ना. इन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, क्योंकि इसी टाइम पे गौतम बुद्ध जी भी की डेथ हुई थी. तो जो हमारा ये मेन पॉलिटिकल हिस्ट्री है, साथ साथ में बेटा हम बुद्धिज्म और जैनिज्म समझेंगे. ये सब कुछ भी सेम टाइम पीरियड में हो रहा था यहाँ पर. सो शिशुनाग आते हैं पावर में
और फिर ये अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करते हैं। और इसके बाद जो डायनेस्टी आती है दैट कम्स द नंदा डायनेस्टी, जो कि महापद्म नंदा ने स्टार्ट किया था। और जो इनके लास्ट रूलर हैं धनानंद के बारे में, उनकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। आप नेक्स्ट लेक्चर मेरा देखना बिल्कुल ना भूले। उसमें हम बात करेंगे कैसे ये नंदा डायनेस्टी को हटा के किस तरीके से ये चंद्रगुप्त मौर्य पावर में स्टैब्लिश करते हैं, और कैसे बाद में लेटर नंदास और जो कलिंगा वॉर आप सुनते हैं जो कि अशोका से होती है दया रिवर के किनारे, उसके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये महापद्म नंदा हैं, इन्होंने इस अंपायर को स्टैब्लिश किया और ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल एम्परर रहे हैं। क्रिएटेड अ वास्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर विद अ मैसिव आर्मी। ऐसा माना जाता है कि 2 लाख से ज्यादा सोल्जर थे, पैदल सैनिक थे, 20,000 से ज्यादा कैवलरी थी, घुड़सवार थे इनके पास, और 3,000 से ज्यादा वॉर एलिफेंट्स थे। और इनको बाद में हटा के महापद्म नंदा तो फर्स्ट रूलर थे, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर, धनानंद वॉज द लास्ट रूलर। इनको चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट करते हैं और ये एम्पायर खत्म करते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर एक जो इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जो इतना आर्मी का साइज है, मगध की पावर क्या है बेटा, आपको मैं कहानी सुनाता हूं, आप समझिए बेटा। आप सब और हम लोग जानते हैं, वी टॉक अबाउट, यस दिस विल डिस्कस, ओके बेटा जस्ट अ वेट। सो ये क्लास स्लाइड है, हम इसमें बात करते हैं आपसे। आपने कहानी सुनी होगी, यू ऑल मस्ट नो अबाउट अलेक्जेंडर। आपने कभी ना कभी सुना होगा अलेक्जेंडर, जो कि मैसेडोनिया का राजा था। उसकी एक मंशा थी कि मैं जो मेडिटेरियन सी, आप जानते हैं मैसेडोनिया पड़ता है, वहां से लेकर जो साउथ ईस्ट एशिया है, यानी कि अटलांटिक ओशन, मतलब जो पैसिफिक ओशन है, यानी कि मेडिटेरियन सी से लेकर पैसिफिक ओशन तक मैं पूरे इस एरिया को रूल कराता हूं। और इसी कोशिश में वो अपने वहां से निकलते हैं और धीरे धीरे ईस्टर्न साइड की तरफ मूव करते हैं, एंड देन दे रीच टूवर्ड्स द व्हाट वी कॉल इंडिया। एंड वो इंडिया की तरफ जब एंटर करते हैं बेटा, तो जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं आपसे, दिस इज ऑल रिटन बैटल ऑफ हैद्रपस, बैटल ऑफ हैड्रस पास, we read pass but written हैड्रपस। बैटल ऑफ हैड्रपस बेटा एक डिपिक्शन है जहां पर अलेक्जेंडर की अपनी आर्मी वॉर करते दिखती है इंडिया के उस टाइम के पोरस के साथ। तो पोरस जो कि यहां पर जो रिवर है, रावी नदी है, उसके किनारे ये युद्ध दिखता है हमको अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बेटा। और इस युद्ध में, इस बैटल में अलेक्जेंडर की आर्मी पोरस की आर्मी को हरा देती है। बट पोरस इतना ब्रेवली लड़ते हैं कि अलेक्जेंडर पोरस को वापस से रीइंस्टेट कर देते हैं अपने वापस उनको पावर में ले आते हैं कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, हार गए, लेकिन ना दिल छोटा नहीं करो और क्या है राज करो, क्योंकि इनको आगे एक्सपेंड करना था। लेकिन जब ये वे आगे की तरफ रुक करते हैं कि मुझे और आगे इंडिया के एम्पायर को आना है, उस वक्त बेटा यहां पर नंदा डायनेस्टी रूल करता था। और नंदा डायनेस्टी, हम कहें मगध साम्राज्य के बारे में सब कुछ सुन रखा था। तो कहते हैं कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी है, थके होने की वजह से या बहुत दूर से वो वॉर करते हुए आ रहे हैं, सबको हराते हुए आ रहे हैं, यहां से वो आगे बढ़ने की तरफ मना कर देते हैं। और ये हमें आगे मिलता है इंस्टेंस कि अलेक्जेंडर की आर्मी जब मना कर देती है तो अलेक्जेंडर वापस जा रहे होते हैं अपने देश की तरफ, और रास्ते में एक जगह पड़ती है बेबीलोन शहर, वहां पर उनको कहते हैं कीड़े के काटने की वजह से उनकी डेथ हो गई ना। तो इतने बड़े बड़े सम्राट है लेकिन ऐसे चले जाते हैं, क्या करें। तो आर्मी जो होती है, लेकिन वो अपने अलेक्जेंडर अपने आर्मी के दूत को, मतलब अपने आर्मी जनरल को यहां पर रीइंस्टेट कर देते हैं अफगानिस्तान के एरिया में, जो कि हिंद कुश की पहाड़ियां हैं, जिसका नाम होता है सेल्यूकस निकेटर। तो अलेक्जेंडर का जो आर्मी जनरल है उसका नाम होता है बेटा सेल्यूकस निकेटर, और वो उनके बिहाफ में रूल करना स्टार्ट करता है और उनको सौंप देते हैं कि जब आगे कभी ऐसा मौका है भाई तो आगे बढ़ाना, और जो मेरा है ना लक्ष्य था वहां तक आपको पहुंचना है। लेकिन कहते हैं कि नंदा डायनेस्टी के इतने सारे सैनिक, मगध एम्पायर के इतने वॉर एलिफेंट्स हैं जो सुना हुआ था, इन किस्से कहानी वजह से अलेक्जेंडर की आर्मी बेटा रुक जाते हैं ना। वो देख लोगे कि भाई ना रास्ते में ऐसे पोरस जैसे राजा मिल गए, आगे क्या ही होगा ना, और क्या क्या मिलेगा भगवान जाने। तो ये कभी भी अटैक नहीं करते, और सही बात है बेटा। और यकीन मानिए जब इसके आगे जब नंदा डायनेस्टी खत्म हो जाएगी और चंद्रगुप्त मौर्य जब स्टैब्लिश करेंगे अराउंड 321 BCE, यस 321 BC में जब होता है, तो उस टाइम पे फिर वॉर होती है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। आप समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं गेस? मैं आपको कहानी फिर से सुना दूंगा। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में फिर से बैटल होती है, एंड गेस व्हाट, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, और बदले में फिर मैट्रिमोनियल अलायंस इनके बीच में होती है। बेसिकली कहानी है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपनी जो डॉटर होती है उनको इनके परिवार में शादी कर देते हैं,
और फिर भाई सगे संबंधी हो गए भाई तो बम नहीं फोड़ेंगे आपस में, है ना। तो अब क्या होगा कि ये इन लोगों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है। उसके बाद से हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स का आना जाना लगा रहता है यहाँ पर, और जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने बहुत ज्यादा अच्छे लर्नेड पर्सन को इनके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेगास्थनीस। तो मेगास्थनीस जो थे वो सेल्यूकस निकेटर के एक तरह से दूत, है ना, एम्बेसडर थे, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और काफी लंबा समय उन्होंने इंडिया में बिताया और उन्होंने एक किताब लिखी जिसे हम बोलते हैं इंडिका। And this book gives us the source of all the information that I have communicated to you. तो जो मैंने आपको बताया बेटा ये सब इस किताब में डिपिक्टेड है ऑलरेडी। So that's all about the rise of मगध एम्पायर, मगध एरिया, एंड वहां पर जो डायनेस्टी से आपने देखी। We'll talk about the Nanda dynasty in detail and we'll discuss further कि भाई किस तरीके से ये चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य आया। एंड आपको मैं एक और बताना चाहूंगा कि एक जो और इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दैट इज चाणक्य की। यस बेटा, आपने चाणक्य का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन चाणक्य की क्या है पूरी कहानी, और ये कौन, कौटिल्य कौन था, और विष्णुगुप्त हम किसे कहते हैं, और किस तरीके से जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है ये राइज करते हैं पावर की तरफ। तो स्टे ट्यून।